बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तराखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। कर्णप्रयाग के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग दिवस पर 800 से ज्यादा आपको बताते चले, पारंपरिक स्वागत के बीच मंच पर पहुंचे सीएम धामी ने उत्तराखंड की अपनी योग नीति का अनावरण भी किया। उनके साथ मंत्री धन सिंह रावत, विधायक अनिल नौटियाल, योग गुरु भारत भूषण और कई देशों के राजनयिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात कर योग के प्रति उनके उत्साह को सराहा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और गौरवशाली परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुष की वैश्विक राजधानी है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव किया और 177 से अधिक देशों ने इसका समर्थन करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी। और हमारे उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और बहुत सारे हमारे ऐसे स्थान हैं, चाहे वो हमारा माणा गांव हो जिसको भारत का अंतिम गांव कहते हैं, या हरसिल मुखवा हो या आदि कैलाश हो, ऐसे सीमांत क्षेत्रों में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। भगवान बाबा केदार के प्रांगण में जब वहाँ पर 2013 में घोर आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो यात्रा कुछ ही हजार की रह गई थी, आज वो यात्रा अभी एक माह 20 दिन में 11 लाख की आंकड़े को पार कर गई है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमारे माणा गांव जाने वाले हों, हरसिल मुखवा में तो लगातार लोगों की एक बड़ी उत्सव जैसा हो गया है। उनके जाने के बाद मार्च से लगातार वहाँ संख्या घट ही नहीं रही है और इन सब का परिणाम है कि आज हमारी जो यात्रा चारधाम यात्रा है, एक माह 20 दिन में 32 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। और हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अनेक दूसरे स्थान भी हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक श्रद्धालु आए हैं। योग और आयुष ये हमारी विरासत है। ये ऋषियों की भूमि है, योग की भूमि है, आयुष की भूमि है। तो ये पूरे विश्व के अंदर जाए। हमने इस बार का अपने प्रदेश का प्रमुख जो कार्यक्रम है योग का, वो हमने भराड़ीसैंण में, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, अनेक राज्यों अनेक देशों के राजदूत भी हमारे साथ योग में कल सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ का प्रचार प्रसार होगा लोगों के बीच में। ये पूरा हमारी देवभूमि जाएगी, ये सीमांत क्षेत्र जाएगा, हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र जाएगा। पूरे उत्तराखंड का भी एक साथ अच्छा अनुभव हमारे एम्बेसडर भी लेकर जाएंगे, तो ये बड़ा ऐतिहासिक होगा। कालसी क्षेत्र में रसोई गैस की घटतौली का मामला सामने आया है। डाक पत्थर गैस सर्विस के कर्मचारी जब सिलेंडर वितरित करने पहुंचे तो उपभोक्ताओं ने वजन कर गैस की मात्रा में कमी पाए जाने का आरोप लगाया है। जांच में 2 से 3 सिलेंडर्स में 2 किलो गैस तक कम पाई गई है। स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए सिलेंडर से भरी जो गाड़ी है उसको कालसी थाना ले जाकर शिकायत दर्ज कराई है। सूचना पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक और बाट माप विभाग की टीम को मौके पर पहुंचाया गया। करीब 15 सिलेंडर्स की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 15 सिलेंडरों का वजन किया गया, जिसमें से 3 सिलेंडर्स में 2 से 2.5 किलो तक की कमी पाई गई है। अन्य सिलेंडरों में भी मानकों के अनुरूप गैस की मात्रा नहीं थी, जिसे विभाग ने दंडनीय अपराध माना है।
में यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मुझे शिकायत की गई कि यहाँ पे जो है डाक पत्थर गैस एजेंसी द्वारा जो है अपने गैस सिलेंडरों में कम गैस का वितरण कर रहे हैं, जिस पर मैंने आया ऑफिस से और आकर यहाँ पे वो गाड़ी मौजूद थी यहाँ थाने कालसी थाने में, तो जिसकी जांच की गई। जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। 2-3 सिलेंडरों में 2 किलो 2.5 किलो से तक के गैस कम मिले, जिसकी जांच की गई और गैस एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया गया। क्या कार्रवाई की गई सर? इसके बाद क्या इसमें सिलेंडर कहाँ जाएंगे? अब ये सिलेंडर जो है किसी दूसरे गैस एजेंसी पर उनके सुपुर्दगी में दी जाएगी जब तक कि मामले का निस्तारण नहीं हो पाता है। चालानी कार्रवाई में किस प्रकार की कार्रवाई की गई आपके द्वारा? चालान की कार्रवाई मेरे द्वारा वही विभागीय नियमानुसार किया गया, जो हमारे विभाग के जो नियम रूल हैं उसके हिसाब से किया गया। उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में बलवंत सिंह तड़ियाल ने बालू भाई 21 पनुवा घोखन सीट से जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी पेश की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, बीजेपी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मेरी प्राथमिकता रहेगी और क्षेत्र की हर लोगों की जन समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी है। उन्होंने कहा है कि सल्ट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में सल्ट अग्रणी विधानसभा के रूप में है। उन्होंने ये भी कहा है कि सल्ट विधानसभा में जन जन तक लोगों को विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिला पंचायत क्षेत्र से अपनी भारतीय जनता पार्टी से मैं अधिकृत प्रत्याशी बनूंगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं लगातार मैंने लोगों की पीड़ा को समझा है। पर मेरे विधायक जी ने जो यहाँ पर विकास किए हैं, मैं अपने विधायक जी की बहुत बड़ी सराहना करता हूँ, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में उन्होंने अपनी बिल्कुल जी जान मेहनत करके पूरा अपने उनके साथ दुख सुख में रहता हूँ और मुझे हर एक कार्यकर्ता की चिंता होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं पर रास्ते टूटे होते हैं, कहीं पर कुछ होते हैं, क्योंकि ऐसे मैं घर घर जाकर के लोगों की पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि ऐसा है मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ। मैंने देखा है ये मैं अपने विधायक जी से जो कि क्षेत्र की जो समस्या होगी घर घर जाकर के उनसे पूछूंगा, लोगों से यार तुम्हारी समस्या क्या है, उस समय का पूरा समाधान करूंगा। और साथ में मैं अपने विधायक जी को खुद यहाँ पर लेके आऊँगा कि विधायक जी ये मेरे भाई की समस्या है, ये मेरी हिजा की समस्या है, ये मेरे भाई के ये मेरे ताऊ जी की सही मेरी बहन की समस्या है, उसको पूरा उसका समाधान करूंगा धरातल पर रह करके, क्योंकि मैं लगातार अपने क्षेत्र में पूरे भाई बहनों के साथ हमेशा दुख सुख में इनके साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे इनकी चिंता होती है। और जो भी इनके जो है समाधान के लिए जो भी व्यवस्था बनेगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। उत्तराखंड में मानसून के दौरान तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने के तमाम जगहों पर उसकी वजह से आवागमन खराब हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव होने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। कई ऐसे स्थान हैं जो पहले से चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सभी प्रकार की मशीनों को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। सभी संबंधित लोगों को मशीनों के संचालन की ट्रेनिंग भी दी गई। कि मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से जारी किए गए हैं। हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जनपदों के साथ में। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार
लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। अगर जनपद में किसी प्रकार से उपकरण खरीदने की आवश्यकता है तो उपकरण क्रय कर लें। इसी प्रकार से जहां जल भराव होता है, जल भराव के कारण की समीक्षा कर लें। जल भराव के जहां पे जिस कारणों से जल भराव होता है, कहीं नाली चौक है, कहीं नाली जाम है, कहीं रास्ता कहीं बाधित हो गया है, कोई अतिक्रमण हो गया है, उसको हटा दें ताकि पानी कहीं जमा न होने पावे। इसी प्रकार से जब बाढ़ आती है या जल भराव हो जाता है, अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है तो शिफ्ट करने के लिए पहले से तैयारी कर लें। कौन कौन लोगों की मदद की जाएगी उसके लिए मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम लोग मॉक ड्रिल बहुत जल्दी करने वाले हैं। और बाढ़ में लोगों को शिफ्ट करने के लिए नाव, राफ्ट या ऐसे उपकरण की अपनी व्यवस्था कर लें, मैन पावर की व्यवस्था कर लें। इसके बाद जब निकाल के लोगों को ले जाएंगे तो जहाँ पे रखेंगे डिजास्टर शेल्टर, वहाँ व्यवस्था कर लें। डिजास्टर शेल्टर में बिजली, पानी और जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था कर लें ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इसी प्रकार से जनपद में कहीं लैंडस्लाइड होता है, कहीं कोई बात होती है तो डिजास्टर शेल्टर की आवश्यकता पड़ती है। डिजास्टर शेल्टर जनपद में जगह जगह चिन्हित कर लें। वहाँ लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी तो उसके लिए पहले से व्यवस्था कर लें, रेट वगैरह तय कर लें। उत्तराखंड में मानसून सीजन लगभग शुरू हो चला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कई बार बारिश हो चुकी है। अक्सर बारिश में देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आती है। हर साल जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। इस बार भी कई जगहों पर बारिश के चलते जल भराव की समस्या देखने को मिली है। इसी को लेकर देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि जल भराव की समस्या देहरादून में काफ़ी विकट है और विगत कई वर्षों से लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए इस बार नगर निगम पहले से ही सजग है और जेसीबी के जरिए नदी, नाले और खालों की सफाई जेसीबी के जरिए की जा रही है। बल लगभग 19,000 मीट्रिक टन कचरा, मलबा और दूसरी सामग्री को भी निकाला गया है। देखिए, जल भराव एक बड़ी विकट समस्या है देहरादून की, जो कि विगत कई वर्षों से और लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेके हम बहुत पहले ही सजग हो गए थे। हमने इस बार जो नदियां हमारी हैं, नाले हमारे हैं, तो इनमें हमने जेसीबी के माध्यम से और लगातार उसको उनमें जो गाद है, कीचड़ है, कचरा है और इसके अलावा जो लोग अपना मलबा वगैरह भी, मकान जो वगैरह बनाते हैं उसका मलबा भी जो है नदी में डाल देते हैं, तो ऐसे उनको निकालने का काम हम लोगों ने किया है। लगभग 19,000 मीट्रिक टन जो ऐसा गाद, कीचड़, कचरा ये हम लोग निकाल चुके हैं, मलबा हम लोग निकाल चुके हैं। इसके अलावा ताकि उन नदियों का जो तल है वो और गहरा हो सके और पानी जो है घरों के अंदर ना जा पाए। इसके अलावा नालियों को हम और सफाई कर रहे हैं, सभी जगहों की नालियों की सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो नालियों को और गहरा भी कर रहे हैं, जिससे कि जो है नालियों से ही होके जल निकल जाए और सड़कों में ना आ पाए। और कई जगह पे हम नई नालियों का निर्माण कर रहे हैं। कई जगह पे जो हमारे सोक पिट वगैरह हम लोगों के थे, उसको हम दोबारा से उनका खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हाईकोर्ट ने संविदा चालक को परिचालकों के नियमितीकरण के मामले में दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता को परिवहन विभाग में 2 सप्ताह के भीतर आवेदन देने और सरकार को उसे 3 महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। विनय कुमार सहित अन्य 5 ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और 2006 में देहरादून में संविदा पर काम ये कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि 2015 में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन नियमितीकरण को लेकर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र दायर किया गया, तब कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। खबर काशीपुर से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई है। दरअसल यहां सुल्तानपुर
पट्टी हाईवे पर ढाबे के पास में अनियंत्रित होकर कार ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा टकराई। वहीं अनियंत्रित वाहनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर ट्रॉली पलट गई और कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मौत की घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। चारधाम यात्रा में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सरकार लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं हाल ही में हादसे पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। हेलीकॉप्टर संचालित करने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 2 पायलट के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। दरअसल सरकार की ओर से एक सख्त एसओपी बनाई गई है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर हादसों को रोका जा सकेगा। वहीं हेलीकॉप्टर हादसों पर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ने इतनी ज्यादा संख्या में हेली सर्विस को लाइसेंस दिए हैं, पर्यावरण की चेतावनी को भी ध्यान में नहीं रखा है। जब हेली कंपनियों को लाइसेंस दिया गया तो पायलट के लिए उनके लाइसेंस को हिल एंड रोज क्यों नहीं कराया जा रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे पर रोक लगा खाली कहने से नहीं होगा। क्यों चलाई हेली इतनी? किस नेता को, किस बड़े व्यक्ति को फ़ायदा हुआ है इन सारी कंपनीज को लाइसेंस देने में? क्या कर रही है एविएशन कंपनी? 2 पायलटों के लाइसेंस निरस्त किए ना, क्यों किए? अगर वो नहीं थे उस योग्य तो कैसे चला रहे थे? क्या कर रहा था वहाँ एविएशन डिपार्टमेंट? क्यों वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है अभी तक? पर्यावरण से संबंध रखने वाले पर्यावरणविदों की चेतावनी को अनदेखी क्यों की जा रही है? क्यों इतनी भारी संख्या में चॉपर्स का आना जाना कर रखा है? ग्लेशियर्स को खतरा है, हमारे पर्यावरण को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है। तो ये गंभीर कुछ प्रश्न थे। हमारी गाड़ियों के लिए जो ज़मीन में सड़क पर चलती है उसके लिए तो तय कर रखी कि साहब 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, 10 साल से पुरानी नहीं चलेगी, यूरो 6 नहीं है तो हम चालान करेंगे। हेलीकॉप्टर्स के लिए क्यों नहीं? कि इतने घंटे की फ़्लाइट के बाद हाई एल्टीट्यूड में हम नहीं उड़ने देंगे, या इतने वर्ष पुराने मेक को हम नहीं उड़ने देंगे। हमारे पास तथ्य है 12 से 15 साल पुराने हेलीकॉप्टर्स वहाँ उड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जिस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। चॉपर्स का उड़ना एक लिमिट में होना चाहिए, विकलांगों के लिए, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए और अति आवश्यक होने वाली सेवाओं के लिए होने चाहिए, अन्यथा ये नहीं होने चाहिए। उससे कई किस्म के नुकसान हो रहे हैं। पर्यावरण का नुकसान है, लोगों की जान का नुकसान है, राज्य की जो छवि खराब हो रही उसका नुकसान है। साथ में केदार बाबा के यहाँ जो रहने की व्यवस्था है 6-7 हज़ार लोगों से ज़्यादा की वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। 27,000 से 30,000 आदमी पर डे वहाँ पहुँच रहा है। तो इसमें अव्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगी? और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हेली सर्विसेज हैं कि जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं, उनको वीआईपी दर्शन भी हो जा रहे हैं। जो आम आदमी 9 घंटे 10 घंटे चल के वहाँ पैदल पहुँच रहा है उसको दर्शन होने। निश्चित ही हमारा ये मानना है कि जो सुरक्षा मानक हैं, जो चाहे वो हमारा डीजीसी हो चाहे यूकाडा हो, और जो ये संचालित करता है हेली सर्विसों को लेकर, सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर सबको जागरूक होना चाहिए। वो तीर्थयात्री हों चाहे वो हेली सर्विसेज हों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सुरक्षा मानक जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं पर जो है कि तीर्थयात्री हों या हेली सर्विसेज उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सरकार ने इसमें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर एक विशेष कमेटी बनाई है, स्पेशल कमेटी बनाई है, और अभी जो घटना भी घटी इसकी भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और हमारा मानना है और सरकार भी उसके लिए वचनबद्ध है कि हमको इसकी जो एसओपी है, जो इसकी सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और इस सुरक्षा मानकों को बहुत सख्त बना। खबर रानीखेत से है, जहां पर परिषद ने योग सप्ताह कार्यक्रमों के साथ साथ काव्य संध्या का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिषद सीईओ कुणाल रोहिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीणों से लेकर छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने वंदना और श्री गणेश स्तुति से लेकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही कई गायकों ने अपनी कला का सफल प्रदर्शन किया। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन एलिजाबेथ पैट्रिक के जरिए किया गया। जोरदार तालियों के साथ हमारे मध्य में स्वागत करें नम्रता पांडे जी का। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर नदी नालों के किनारे स्थित बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चला है। वहीं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा।
सरकार इन बस्तियों में रहने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है, न ही विकास से कांग्रेस को कुछ मतलब है। उन्हें बस बस्ती वालों के साथ राजनीतिक रोटी सेकनी है। कांग्रेस जो बस्ती बचाओ अभियान चलाती है वो सिर्फ एक दिखावा है। कांग्रेस बस्ती नहीं, सिर्फ रोहिंग्या को बचाने के लिए अभियान चला रही है। क्योंकि आदेश कर जारी कर रहा हो, पैसे तो कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बयान आ रहे हैं। बस्ती वाले 40 करोड़ रुपए का फंड जारी, ऐसे हवा में चलाएंगे। 5 गिरफ्तार हो गए उसमें। ये पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वही बन गया सिर पे सरवा। खबर रामनगर से है। यहाँ पर प्रिटेंशन सेंटर अब डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुका है। पर्यटकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ QR कोड के जरिए डिजिटल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। अब तक इस सेंटर में प्रवेश के लिए मैनुअल तरीके से मौके पर ही परमिट जारी किए जाते थे, जिससे पर्यटकों को लंबी कतारों में लगना पड़ता था, जिससे समय में अधिक लगता था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गया है। दरअसल पर्यटक गेट पर लगे QR कोड को अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर सकते हैं। UPI के जरिए टिकट शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है, इसके एंट्रेंस पे धनगढ़ी पे कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर धनगढ़ी है, जहाँ पर काफ़ी बच्चे और जो वयस्क हैं ये लोग आके नेचर इंटरप्रिटेशन करते हैं, नेचर के बारे में सीख लेते हैं। तो अभी तक इंटरप्रिटेशन सेंटर में मैनुअल तरीके से बुकिंग की जाती थी, हाथ से इसकी रिसिप्ट काट के और फिर टूरिस्ट को दी जाती थी। तो इसी डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने वहाँ पे QR कोड की व्यवस्था की है, ताकि QR कोड को स्कैन करके जो भी आने वाले टूरिस्ट हैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही तुरंत से बुकिंग कर सकेंगे। इससे एक और जहाँ पर्यटकों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वही दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की तरफ ये एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। देखिए, जो कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर धनगढ़ी है, इसमें इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन, फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 25 रुपीज़, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 रुपये और 18 प्लस के जो छात्र हैं उनके लिए भी 50 रुपये। और ये बताना चाहेंगे कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क है कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर का भ्रमण। ये पूर्व में भी कर सकता है, उसमें डेट की व्यवस्था दी गई है। 23, 24, 25 जब भी हो जाए तभी कर सकता है। अगर हम चाहें अभी बैठ के यहाँ से करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। QR कोड स्कैन करने के लिए वहाँ पे QR कोड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में योग दिवस के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। ठंडी हवाओं से लेकर देवभूमि का हर कोना योग में नजर आया। CM धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि योग भारत की गौरवशाली परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो शरीर और मन दोनों को सुदृढ़ करता है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात किया। रानीखेत छावनी परिषद में बहुउद्देशीय भवन में योग का विस्तृत कार्यक्रम हुआ, जिसमें आयुष विभाग का पूर्ण सहयोग रहा। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल रहे। छावनी परिषद के CEO कुणाल रोहिला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद सहित कई विभागों के अध्यक्ष और अधिकारी स्टाफ ने योग किया। यहां पर अतिथियों का शॉल उड़ाकर और हरित पौधा देकर गमला भेंट किया गया। अलंकृत कर सम्मानित भी इन सभी को किया और उसका समर्थन इसी प्रकार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रानीखेत में एक बहुत ही भव्य और विशाल योग कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में योग साधकों ने योग को सीखा और योग को आत्मसात करने का प्रयास किया और एक शपथ ली कि हम योग को आगे बढ़ाने के लिए, योग को अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। तो आज का कार्यक्रम बेहद सफल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।